नमस्ते, मेरा नाम आदित्य है। आपका खूब स्वागत है हमारे चैनल जनहित में जारी बाई आदित्य पर। आज के जो हमारे मेहमान हैं वो एक ऐसे ग्रुप के कोर मेंबर हैं जो पीएचयू यानी कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में परास्नातक के दौरान बनता है। पिछली बार यूपीएससी आईएसएस यानी 2023 के जो लिस्ट आई थी उसमें से रैंक 1 धारी यानी निखिल सिंह और रैंक 8 धारी यानी प्रतीक नायक इसी ग्रुप के मेंबर हैं। जिन साहब से आज हम बातचीत करने वाले हैं उनका नाम शिवम सिंह है, हरदोई के रहने वाले हैं। तो आइए इनसे इनकी जर्नी के बारे में थोड़ा सा जानते हैं और इनको टटोलने का प्रयास करते हैं। बाकी संवाद को सुनने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो आइए चर्चा की शुरुआत कीजिए। बहुत स्वागत है शिवम साहब आपका हमारे चैनल जनहित में जारी बाई आदित्य पर। थैंक यू। तो एक थोड़ा समय के बाद मिल रहे हैं लेकिन मिलाप अच्छा है। लखनऊ में मिल गई ये बहुत बड़ी बात है। साहब हरदोई के रहने वाले जो कि हमने बता ही दिया है, मिल गए हैं लखनऊ में, तो हमने लगे हाथ क्यों ना बात कर ली जाए साहब से। उस घटना के साथ, घटना नहीं उस दिन से शुरुआत करते हैं जब 2023 जब रिजल्ट आया 2023 का 24 जनवरी को उस लिस्ट में आपका नाम नहीं था। आपके जो कोर मेंबर ग्रुप हैं उसके निखिल साहब और प्रतीक साहब का था। क्या उसमें घटनाक्रम था या क्या चीज़ें थी उसको बताइए थोड़ा सा। आईएसएस 23 में जो हम लोग जो फ्रेंड जैसे निखिल और प्रतीक एक साथ और हमारे फ्रेंड थे मित्र एलयू के ही हमारे ग्रेजुएशन के टाइम अंकित यादव। तो हम लोग चारों लोग अंकित यादव आपके उसके थे? हाँ हमारे ही उसके थे। अच्छा। तो हम चारों लोग हम लोग चारों का इंटरव्यू हुआ था, इंटरव्यू के लिए नाम था। तो हम चारों प्रिपरेशन एक साथ करते थे। तो अनफॉर्चुनेटली उन तीनों का नाम था और मेरा नहीं था। तो वो मतलब दोस्तों के लिए बहुत खुशी थी, लेकिन एक अपने लिए भी बहुत भारी गम था कि मतलब मेरा ही नहीं हुआ, मेरा क्यों रह गया। तो फिर वो चीज़ उस टाइम तो मतलब कुछ मतलब आधा घंटा पौन घंटा के लिए तो कुछ समझ नहीं आता क्या हुआ क्या नहीं। मतलब कोई कुछ बोल रहा है तो आपको मतलब आपके कानों में बात पड़ रही है लेकिन समझ नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। तो फिर धीरे धीरे मतलब पता चला हाँ भाई ऐसा हो चुका है, नाम नहीं है आपका लिस्ट में। तो फिर वो टाइम काफ़ी हार्ड था, चैलेंजिंग था। तो उसके बाद धीरे धीरे दोस्त फ्रेंड सभी ने साथ रहे, सभी ने मतलब हौसला दिया। तो फिर धीरे धीरे ऐसे बात बढ़ी और फिर से प्रिपरेशन शुरू की। तो इस तरीके से एक चैलेंज के साथ साथ एक मोटिवेशन भी था कि नहीं भाई अब करना है। देखिए ग्रुप में 4 लोग थे हम लोग और अकेला मैं ही बचा हूँ। तो एनी हाउ आई हैव टू डू दिस। मेहनत की और हुआ चीज़ें बिल्कुल। अच्छा, उस समय जब रिजल्ट आया था 2023 का, तो उस समय किसने पहले देखा? एक्चुअली हम निखिल प्रतीक के जैसे कि हम निखिल एक साथ ही रहते थे रूम पे। प्रतीक अलग रहता था? प्रतीक अलग रहता था और हम दोनों लोग रूममेट थे। तो मतलब कोइंसिडेंस देखिए, हम निखिल प्रतीक के रूम पे जाते हैं 10 मिनट पहले रिजल्ट के आने से। अच्छा। जैसे उसके रूम पे जाके बैठते हैं और प्रतीक रूम पे नहीं था। अच्छा। वो बाहर गया था, उसको पता चला कि हम लोग आए तो बाहर गया था दूध वगैरह लेने, हम लोग चाय बनाने के लिए। तो जैसे पता चलता है जैसे हम लोग बैठते हैं तो मेरा फ़ोन तो पॉकेट में था, निखिल का फ़ोन हाथ में था। उसने जैसे ग्रुप में मैसेज आता है वो देखता है। तो देखता है, कहता है मेरी एक रैंक। मैं बहुत धीमे से, वो भी बहुत धीरे से, बहुत धीमे से बोलता है मेरा हुआ है। फिर मैं उसके हाथ से फ़ोन छीन लेता हूँ। अच्छा। और फिर मैं देखता हूँ शिवम उसमें कहीं नहीं मिलता है। तो फिर उसमें प्रतीक का नाम दिखता है, अंकित का नाम दिखता है और भी जानने वालों को जो हम जानते थे, बट मेरा नहीं था। तो जैसे ही मुझे पता चलता है वैसे प्रतीक आता है रूम पे। तो मैं निखिल से कहता भाई बहुत बढ़िया, कांग्रेचुलेशन, दोनों को बोल के मैं नीचे चला जाता हूँ। और फिर घर पे इन्फॉर्म करता हूँ कि हाँ पापा ऐसी ऐसी बात है। तो पापा बोलते हैं कि बेटा परेशान नहीं होना है, ऐसी चीज़ें होती रहती हैं। तो बोल तो सब कुछ रहता है, बहुत लोग बोल रहे थे कि नहीं बेटा ऐसे नहीं होता है, बहुत लोग फेलियर आता है जीवन में लोगों के, ऐसे आप बड़े एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये सब चीज़ें होती हैं। तो लेकिन वही चीज़ ना कि आपके समझ में नहीं आता है, कोई कुछ भी बोल रहा हो आपके नहीं समझ में आता है उस टाइम के लिए। तो फिर मैं कॉल करके मम्मी पापा को इन्फॉर्म कर देता हूँ। उसके बाद फिर मैं रूम पे चला जाता हूँ। उसके बाद ये लोग भी यार निखिल प्रतीक साथ में आते हैं, बैठते हैं, हम लोग साथ में बैठते साथ ही रहते हैं। तो वो फ्रेंड का काफ़ी कंट्रीब्यूशन रहा उस टाइम में। तो
वो चीज़ काफ़ी इम्पोर्टेंट थी। बहुत बढ़िया। फैमिली जब पता चला कि यार नहीं हुआ है, या फैमिली को जब बताया जाता है कि कुछ चंद नंबरों से या कुछ चीज़ें रह गई हैं, क्या फैमिली किस तरह से बूस्ट करती है पीछे से, या क्या चीज़ें रहती हैं? फैमिली में जैसे मेरे पापा बहुत इंटरेक्ट होते हैं हमसे, तो जैसे भाई भी हमारा है, छोटा भाई है, तो कहने के लिए वो लगभग 2 साल हम लोगों का एज गैप है, लेकिन हम लोग एक तरह बहुत अच्छे फ्रेंड की तरह हम लोग हमेशा इंटरेक्ट करते हैं। तो पिताजी से बहुत बनती है? पिताजी से, हाँ, पिताजी से हम बहुत, वो भी मुझसे इंटरेक्ट होते हैं, हम भी होते हैं उनसे। तो सबसे पहले मैंने उनको ही कॉल किया, तो उनको बताया, तो उन्होंने कहा कि बेटा कोई बात नहीं, ऐसा तो होता है, बहुत बार होता है, और तुम ऐसे पहले इंसान नहीं हो जिसके साथ ये इंसिडेंट हुआ है, और भी बहुत सारे लोग हैं, और कुछ लोगों का तो ऐसा होता है कि लास्ट अटेम्प्ट में नहीं होता है। तो फिर वो फादर हमेशा मेरे लिए मोटिवेशन रहे, साहस बनाने के लिए। हाँ, बहुत, क्योंकि वो आर्मी से हैं, रिटायर्ड हैं। अच्छा। तो वो मतलब उन्होंने कभी गिव अप करना सीखा ही नहीं, और वैसा ही वैसे ही मुझको ही नर्चर किया उन्होंने। तो वो मतलब उनका कंट्रीब्यूशन, नो डाउट पेरेंट का कंट्रीब्यूशन सभी के किसी भी बच्चे के लाइफ में बहुत ज़्यादा होता है। बिल्कुल। लेकिन मेरा अपने फादर के लिए बोलूँ कि वो हमेशा हर स्टेज पे इंटरेक्ट करते हैं। जैसे पिछले साल रिजल्ट नहीं आया, तो अब वो चीज़ समझते हैं कि बच्चा डिप्रेशन में ना कहीं जाए या कुछ गलत स्टेप ना उठाए, तो फिर वो सीधे बोलते थे बेटा आप घर चले आओ तुरंत। तो फिर ऐसी चीज़ें थी, मैंने पापा को भी बोला कि आप परेशान मत होइए, आई एम इनफ मैच्योर टू हैंडल ऑल दीज थिंग्स। तो फिर धीरे धीरे टाइम के साथ वही होता ना कि टाइम सब कुछ हील करता है, फिर धीरे धीरे चीज़ें ट्रैक पे आई, फिर पढ़ाई अपनी शुरू कर दी। जब आप बिजी हो जाते हैं कहीं एक जगह पे, तो फिर आपको वो चीज़ इतना अफेक्ट नहीं करती हैं। चलिए साहब, कुछ इस यात्रा के बारे में बात की जाए कि कैसे रही, या फिर तैयारी के बारे में, या फिर कुछ नोट्स के बारे में, स्ट्रेटजी के बारे में। इसके थोड़ा किस पेपर की वजह से आप मानते हैं कि लिस्ट में नहीं था नाम पिछली बार, या क्या कमियां रही थी, उसको थोड़ा सा विस्तार से बताइए। मेरा पेपर 3rd 4th जो डिस्क्रिप्टिव रहता है, डिस्क्रिप्टिव नेचर का है, वो हमेशा अच्छा था, मैं उसमें हमेशा अच्छा परफॉर्म करता था। लेकिन जो ऑब्जेक्टिव पेपर 1st 2nd थे, उसमें थोड़ा लैग करता था। अच्छा। तो वो ऐसा नहीं था कि वो शुरुआत से था। जब मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था 2021 में विदाउट एनी प्रिपरेशन, उसके बावजूद भी बहुत बुरा परफॉर्मेंस था, शायद 20 या 25 मार्क्स थे। अच्छा। फर्स्ट पेपर में। अच्छा। तो हाँ, तो उसके बाद फिर जो 2022 में दिया उसमें भी मतलब 65 मार्क्स थे। अच्छा। और सेकेंड पेपर में थे 81। और तो उस पर ऐसा नहीं था कि मतलब मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा था कि मुझसे गलती कहाँ हो रही है। मैं मॉक में अच्छा करता था, और हर जगह सारे रिजल्ट अच्छे से प्रिपेयर थे। इवन मेरे दोस्तों से ज़्यादा मुझे रिजल्ट मेरे याद हो गए थे, टंग पे रहते थे। फिर भी पता नहीं कहाँ गलतियाँ होती थी। फिर मुझे एक चीज़ समझ आई, मैं पेपर में काफ़ी नर्वस हो रहा हूँ। नर्वस प्रॉब्लम है लोगों की। उसका सबसे बड़ा रीज़न था कि मुझे क्या होता था कि अगर मुझसे 1-2 क्वेश्चन नहीं हुए हैं या गड़बड़ हो जा रहे हैं, तो उसके बाद मैं नर्वस हो जा रहा हूँ। और फिर एक गलती और करता था कि जो क्वेश्चन नहीं हो रहा उस पर ज़्यादा टाइम देते थे। तो फिर मैंने एक चीज़ मैंने हमेशा तीनों बार का देखा कि भाई कहाँ गलती हो रही इतनी ज़्यादा। तो फिर मैंने ये सोचा कि मुझे अगर कोई क्वेश्चन नेक्स्ट टाइम अगर मैं जाता हूँ एग्जामिनेशन के लिए, अगर मुझसे कहीं गलती हो रही है या मेरा क्वेश्चन नहीं हो रहा सॉल्व, तो मैं कोशिश करूँगा उसको छोड़ के आगे बढ़ने की। या मतलब पहले देखिए, एग्जामिनेशन जो 80 क्वेश्चन हैं आपके पास, 80 क्वेश्चन में वो आपको 20-25 क्वेश्चन ऐसे डालेगा जो आपको फंसाने वाले होंगे, जो आपको वहाँ टाइम जाएगा। अगर आप उनको छोड़ के आगे जाते हैं तो आपको 40-45 ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आप बहुत अच्छे से डील कर पाएंगे, और बहुत ईजी होते हैं, आप उनको पढ़ेंगे के साथ कर सकते हैं। समस्या तो साहब यही है, यही है 25 को तो कैसे निपटा जाए, उनको हटाया कैसे जाए। ये चीज़ सोचने में 2 साल लग गए। लेकिन जब सोचा तो मतलब जब समझ पाया, क्योंकि झटका पिछली बार लगा था, बहुत तगड़ा झटका लगा। तो उससे ये फ़ायदा हुआ कि फर्स्ट सेकंड पेपर में मैंने ये चीज़ मैंने अडॉप्ट की। मैं ये करता था कि मुझे नहीं, मैं एक तो एग्जामिनेशन आप भूल जाते हैं ना कि मुझे ऐसा करना है, ऐसा करना है। ऐसा होता है ना कि जैसे हम एग्जामिनेशन से पहले स्ट्रेटेजी बनाते हैं कि देखो मुझे पहले सबकी अलग अलग होती है। कोई कहता है कि मैं कंप्यूटर पहले सॉल्व अटेम्प्ट करूँगा या न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करूँगा। तो मोस्टली हम तीनों लोगों की स्ट्रेटजी ये रहती थी कि पहले कंप्यूटर को अटेम्प्ट करने की। निखिल, प्रतीक, हमारे तीनों लोग, क्योंकि हम लोग तीनों लोग एक तरीके से मतलब ग्रुप में हमेशा प्रिपरेशन किए हैं।
तो यही हमारी स्ट्रेटेजी तीनों की रहती थी। ये धागे की 3 गांठें थी। हाँ 3 है। तो हमेशा तो वैसे होता था, तो वैसे करते थे। कंप्यूटर तो ठीक हो जाता था, न्यूमेरिकल में फंस जाते थे। न्यूमेरिकल में फंस जाते थे तो उसमें क्या होता कि उसमें फंसे रह जाते थे। फंसे रहने का मतलब ये था कि अगर ऐसा होता था कि जैसे एक क्वेश्चन आपने किया, एक क्वेश्चन करने के आपने क्वेश्चन कर रहे हैं आप, उसमें आपको 5 मिनट लग गए, आपसे नहीं हुआ। देखिए प्रेशर यहाँ पे बिल्डअप नहीं होता है, प्रेशर बिल्डअप होता है आगे, आप दूसरे क्वेश्चन पे पहुंचे, दूसरे क्वेश्चन में आपने सॉल्व किया, आपको लग रहा है कि मेरा आंसर आने वाला है। ये लिटरली बहुत बहुत ज्यादा होता है, हर मुझे लगता है हर स्टूडेंट के साथ यही होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसको लगता है कि आंसर आने वाला है मेरा, लेकिन आंसर नहीं आता। फिर आप देखिए उधर भी फंस गए, आपके जो 5-10 मिनट चले गए, आप तीसरे में जाते हैं, फिर तीसरे में बैक ऑफ द माइंड चल रहा है कि टाइम जा रहा है, हाँ टाइम चल रहा है, हमारा आपके क्वेश्चन नहीं हो रहा। यहीं पे सबसे ज्यादा प्रेशर बिल्डअप होता है और ये आपको बहुत बहुत ज्यादा मतलब नुकसान करता है, हार्मफुल रहता है आपके लिए। और आपके कम से कम 5-10 क्वेश्चन ऐसे लेके जाता है, क्योंकि वो आपको थोड़ी देर में लगे रहता है ना। अगर आपके कॉन्जिक्यूटिव 5 या 7 क्वेश्चन नहीं हुए हैं तो इसका मतलब आप समझिए आप जाने वाले नीचे हैं। तो मेरे साथ लास्ट ईयर तो ऐसा ही हुआ। तो फिर उससे मैंने ये इस बार सोच के गया था कि नहीं, आपकी कितना भी हमको लग रहा है कि नहीं ये क्वेश्चन तो मुझे आता है, मैंने इसको 20 बार किया है, अगर नहीं हो तो मैं इसको छोड़ के आगे बढ़ूंगा ही बढ़ूंगा। तो इस बार मैंने आगे बढ़ा और लास्ट ईयर मेरा फर्स्ट और सेकंड कंबाइंड में 140 स्कोर था। अच्छा। और इस बार अप्रॉक्स अराउंड 250 है। 250 400 में। तो ये मतलब पूरा 100 का अंतर चला गया बहुत। और इसकी वजह से ही सिलेक्शन हुआ। तो ये काफ़ी स्ट्रेटजी जो 2 साल से पीछे काम नहीं कर रहे थे, इस बार काम की और अच्छे मार्क्स आए इसमें। ये बढ़िया हो जाता है। ये आपने 2 शब्द का यूज किया है, एक नर्वसनेस का, 3 टाइम ज़्यादा लग रहा है और प्रेशर का। तो इस सीक्वल में थोड़ा सा इसके बारे में विस्तार से बात करेंगे कि बहुत सबकी दिक्कतें हो सकती हैं। आप कितना भी बढ़िया घर पे परफॉर्मेंस कर रहे हैं, मॉक टेस्ट दे रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उसमें बढ़िया परफॉर्मेंस, लेकिन जब ओरिजिनल पेपर होता है उसकी अलग ही एक वो होती है, वाइब्स होती है, फीलिंग्स होती हैं कि यार थोड़ा सा दुख चलने लगता है। जैसा कि आपने बताया कि आपके साथ पिछली बार हुआ, तो उसको कैसे मतलब पहले से हैंडल करके गए थे या क्या चीज़ें उन पर करके गए थे, काम कर क्या किया था कि उसको कैसे टैकल किया जाएगा वहाँ पे? जब 2022-2023 में मेरा तो स्कोर फर्स्ट सेकंड में मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं डिजास्टर था मेरे लिए। तो ऐसा था कि मैं हमेशा सोचता था कि नहीं मैं नर्वस नहीं होऊंगा या मैं क्वेश्चन को पास करूंगा, ये नहीं हो पा रहा था। तो फिर मैंने जब क्वेश्चन ख़राब हो जाता था पेपर, उसके बाद एनालाइज करता था कि यार मुझसे गलती कहाँ है, मैंने कहाँ पे नहीं रुका, मैंने कहाँ पे ध्यान नहीं दिया। तो एट द एंड मैं ये सोचता था एग्ज़ाम के बाद, जब इस बार 2024 का जो अटेम्प्ट था, तो मैं सोचता था कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, पिछली बार जो इतना गड़ा उससे और बेकार होगा ना, नहीं हम उस पर ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे, ख़राब से ख़राब क्या होगा मेरा इस बार फिर से नहीं होगा। ये तो ऐसा तो नहीं। तो देखिए सबसे बड़ी बात हम ये सोच के चलते हैं कि नहीं हमें इस बार किसी तरीके से करना है। ये आपको और मतलब आप पे और प्रेशर डालता है, प्रेशर आपको और प्रेशराइज करता है। तो आप थोड़ा सा मतलब इतना रिजिड मत बनिए कि नहीं मुझे किसी भी कीमत पे इसी का निकालना है। ये ठीक है, आप सब हर कोई निकालने के लिए ही आया है। तो ये कोशिश करिए कि आप अगर परेशान, हाँ ये बच्चे मतलब जैसे मेरे साथ भी ऐसा होता था कि मैं सोचा मैं नहीं परेशान हूँगा, लेकिन फिर भी परेशान होता था। तो इसका मैंने तो यही सोचा कि अच्छा बुरा से बुरा क्या हो सकता है, मेरा नहीं होगा, मेरा बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। लेकिन तो मैं उस क्वेश्चन को जहाँ पे फंस रहा हूँ मैं, सबसे अच्छा है अगर आप किसी क्वेश्चन में फंस रहे हैं तो आप कोशिश करिए उसको पास करने की। आप 80 क्वेश्चन में मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, अभी भी 40 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आप टिक करेंगे आपके हो जाएंगे। अगर कोई सीरियसली प्रिपेयर कर रहा है, नहीं कर रहा उसके लिए बात ही छोड़ दो। तो उसके लिए यही करना है, सबसे पहले आपके जो क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं आप उनको छोड़िए, छोड़ते जाइए। आपके 1 क्वेश्चन नहीं हो रहा, 2 क्वेश्चन नहीं हो रहा, इवन आपके 10 क्वेश्चन कॉन्सिक्यूटिव वे में नहीं हो रहे हैं, तब भी आप उनको छोड़िए, आप बिल्कुल छोड़िए, आप आगे बढ़िए। और आप देखिएगा, आप ऐसे करेंगे ना, आप पहले पेपर शुरू करते एक बार पढ़ना, आपने फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ा, सेकंड क्वेश्चन पढ़ा, आप 80 तक गए। अब आप सेकंड राउंड में जब आएंगे ना, तब अगर आप छोड़ते गए हैं, जब सेकंड राउंड में आएंगे तो आप खुद पाएंगे कि आपसे क्वेश्चन जल्दी हो रहे हैं। देखिए सबसे बड़ा रीजन ये होता है कि आप जब पेपर शुरू करते हैं तब तो बहुत प्रेशर होता है। जब आप पेपर शुरू करेंगे, जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठते हैं और जो आपको पहले ओएमआर शीट दी जाती है उसमें ये होता है कि आप जो रोल नंबर भरते हैं आप भर नहीं पाते, आपके हाथ ही नहीं काम करते हैं। तो वो प्रेशर थोड़ा आगे रहता है शुरुआती टाइम में। अब वो प्रेशर आपका कब रिलीज होता है? 10, 15, 20 मिनट बाद। अगर आप 15-20 मिनट अच्छे से निकालते हैं शुरुआत के, ये मैंने खुद पर्सनली ऑब्जर्व किया, और आपका मतलब
जो गड़बड़ होने से आप बच सकते हैं। आप अच्छा उसमें प्रिपेयर कर सकते हैं। आप अच्छा हाँ परफॉर्म कर सकते हैं। थोड़ा उसके पर आइए, थोड़ा सा नोट्स के बारे में या रिवीजन या नोट्स पर पहले बात करते हैं कि किस प्रकार से, जैसे फर्स्ट और सेकंड के जैसे बता रहे हैं कि ये चीज़ें हो जाती थी, काम टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता था या फिर नर्वसनेस आ जाती थी, इस पर तो काम कर ही रहे थे, साथ में क्या एक्स्ट्रा कर रहे थे नोट्स प्रिपेयरिंग में, या जब नोट्स पहले बने हुए थे तो उस पर फिर से बनाया, या क्या एक्स्ट्रा क्या किया इस बार? एक्स्ट्रा में ये एक चीज़ था कि मैंने शायद जितने भी जो सीरियसली अटेम्प्ट 2022 से देना शुरू किया, 2022, 23, 24, तो हर अटेम्प्ट के बाद कोशिश करता था कि कुछ चीज़ें अपने नोट्स में ऐड करने की। मतलब ऐसा नहीं था कि जितने मेरे 2022 में नोट्स थे उतने 23 में, ऐसा नहीं था कि मैं हर बार अपने नोट्स को रिवाइज थोड़ा बहुत ज़रूर करता था। और जो मैंने 1 साल कोचिंग की है नीरज सर के पास, लखनऊ, हाँ 2021 से 22 में, तो उनके जो नोट्स थे वो तो उनको मैं पढ़ता था। मैंने जो भी पूरी प्रिपरेशन की है उन्हीं के नोट्स से ही की है। और वो काफ़ी हेल्पफुल भी रहे मेरे लिए। तो उसके बाद जो इस बार लास्ट में मतलब जो 2024 का अटेम्प्ट था, उसमें मैंने एक चीज़ की थी कि मैंने थर्ड फोर्थ मतलब फर्स्ट सेकंड पेपर के खुद से नोट्स बना लिए थे। खुद से नोट्स या शॉर्ट नोट्स टाइप के। उसमें ये कहता था कि मैं सुबह मोस्टली डेली कोशिश करता था कि फर्स्ट सेकंड पेपर को मतलब रिवाइज करूं, क्योंकि देखिए फर्स्ट पेपर तो थोड़ा सबसे चैलेंजिंग आपके पेपर फर्स्ट और थर्ड पेपर हैं पूरे उसमें। देखिए फर्स्ट पेपर में बहुत ज़्यादा सिलेबस है। एक तो आपके पास हो गया मतलब स्टैटिस्टिक, जो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक तो है ही, उसके साथ साथ आपके पास कंप्यूटर भी है। कंप्यूटर बहुत लेंदी पोर्शन है, और उसके साथ साथ न्यूमेरिकल एनालिसिस। तो ये बहुत मतलब बहुत कॉम्प्लिकेटेड पेपर बन जाता है। सिमिलरली पेपर थर्ड के साथ, जो हालांकि ये डिस्क्रिप्टिव है, लेकिन इसमें बहुत सारे आपको टॉपिक मिलेंगे। टाइम सीरीज मिलेगा, आपको डिमांड एनालिसिस मिलेगा, इकोनोमेट्रिक्स मिलेगा, सैम्पलिंग टेक्निक्स मिलेगा। तो ये बहुत लंबा हो जाता है। तो इन पे सबसे मतलब ध्यान तो आपको सभी पे देना है, बट ये इन पे आपको ज़्यादा फोकस करना ही पड़ना पड़ेगा। इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि आप अच्छे से फिर उनको रिकॉल ही नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए मैंने ये किया कि मैंने फर्स्ट सेकंड पेपर के लिए शॉर्ट नोट टाइप प्रिपेयर कर लिए। तो मैं क्या करता था, सुबह जैसे सुबह उठ जाता था 8 साढ़े 8 बजे। मुर्गा पद्धति अपनाते हैं। उठ जाता था 7-8 बजे, 7-8 बजे नहीं, 8 साढ़े 8 बजे। तो उसके बाद मैं फ्रेश वगैरह होके जो भी नाश्ता वगैरह करके थोड़ा बहुत मतलब सीधे साहब मुर्गा पद्धति नहीं है 8:30 बजे उठना। तो हाँ, तो रात को उधर जगते भी होंगे फिर? हाँ, रात को तो जगते थे। रात को 2 बजे तक बच जाता था, 2 ढाई। इससे पहले तो कभी सोना ही नहीं हुआ। और इनफैक्ट कभी कभी सोया भी थोड़ा देर हो जाती थी। हालांकि लेकिन ये मतलब एक टाइम सुबह उठ के लेकिन रिवीजन मारना है। हाँ, सुबह कंपलसरी था कि पानी भले न पिए लेकिन रिवीजन जरूर करना था। और वो डेली करते भी थे। कोशिश यही रहती थी कि आप जितना मतलब शॉर्ट नोट्स बनाए हमने, जो भी हमारे पास जो मेन नोट्स थे उनसे जो भी हमने एक्सट्रैक्ट किया था, उन्हीं से मतलब सारी चीज़ों को पढ़ना अच्छे से अलग कॉपी पे बना के। तो वो से ये होता था कि आपको चीज़ें रिकॉल ज़्यादा रहती थी। देखिए पेपर सेकंड में क्या है कि आपको रिजल्ट ज़्यादा से ज़्यादा रिकॉल होने चाहिए। और पेपर सेकंड में एक चीज़ और है, ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स। उसमें क्या है, आपको उसमें सब चीज़ याद ही करनी है आपको है। क्योंकि उसमें ऐसी चीज़ें हैं कि हाँ भाई, जैसे WPI है, WPI में कितने आइटम्स हैं, कौन रिलीज कर रहा है इसको, और क्या पीरियोडिसिटी इसकी है, डेटा कहाँ से कलेक्ट होता है, ये सब आपको मतलब करना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें के लिए आपको डेली रिवीजन करना ज़रूरी है। तो मैं ये करता था। और पेपर थर्ड फोर्थ के लिए ये था कि क्योंकि देखो पेपर थर्ड फोर्थ बहुत लेंदी है, वो डेली रिवाइज नहीं हो सकते आपके। तो मैं कोशिश करता था कि उनको एटलीस्ट हफ्ते में एक बार रिवाइज करने की कोशिश करें। तो उनमें ये रहता था कि उनको जैसे कुछ आपकी भाई थर्ड फोर्थ पेपर में आपके थ्योरम्स काफ़ी ज़्यादा हैं। जैसे सैम्पलिंग टेक्निक्स हुआ, आपको क्लस्टर सैम्पलिंग का वेरिएंस वाई बार जो एस्टिमेटर है उसका वेरिएंस निकालना है। तो आपको वो आप देख के सिर्फ नहीं कि नहीं भाई ऐसे स्टेप नहीं कर सकते, जब तक आप उसको लिखेंगे नहीं पता होगा आपको। तो उसमें आपको ज़्यादा टाइम लगता था, मुझको टाइम लगता था। इसलिए मैं क्या करता था कि कोशिश करता था कि जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे डेरिवेशन हुआ, उनको लिख लेता था। और जो छोटी चीज़ें हुई उनको मतलब नहीं ज़्यादा बार बार नहीं करता था। लेकिन कभी लगता था कि हाँ मैं ये भूल रहा हूँ, तो उनको कर लेता था। क्योंकि एक साथ सारी चीज़ें पॉसिबल ही नहीं है आपको कि मतलब आप रिवाइज कर पाएँ। बिल्कुल। तो ये होता था कि थोड़ा थोड़ा करके ऐसे रिवाइज करते थे। तो हर हफ्ते पे मतलब
करके इसे ये रहता था कि आप कॉन्टिन्यूटी में रहते थे तो अच्छा रिवीजन हो जाता था, ये चीज़ें थी। अच्छा, राइटिंग प्रैक्टिस जैसे कि जब नोट्स बना रहे हैं या रिवीजन कर रहे हैं तो होता ना कि यार बार बार रिवीजन करने से ये होता है कि यार ये भी आ रहा है हमको, ये भी आ रहा है, तो कुछ लोग होते हैं कि नहीं कि चलो स्किप कर देते हैं, पढ़ लेते हैं एक बार स्किप कर देते हैं, पढ़ लेते हैं, इसको बार बार लिखना क्या, तो उस चीज़ को थोड़ा बताइए कि लिख कर हर बार प्रैक्टिस करते थे या फिर ऐसे देख लेते थे कि ये भी आता है, छोड़ो हटाओ स्किप। जैसा अभी मैंने बोला कि आप सबसे पहले पेपर को एनालाइज करिए कि पेपर में क्या पूछ रहा है, आपको कुछ ना कुछ कॉमन चीज़ें मिल जाएंगी। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि जो काफ़ी बार रिपीट करती हैं, ऐसी भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो रिपीट नहीं करती लेकिन वो आती हैं। तो आपको सबसे पहले देखिए, सबसे पहले आपको ये सोचना पड़ेगा कि मुझको अच्छे से आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आपको ये लगता है कि हाँ मैं अच्छे से, मुझे तो ये आता है, मैंने काफ़ी बार किया हुआ है, तो नो डाउट आप उसको स्किप कर सकते हैं। लेकिन आपको थोड़ा सा भी डाउट लग रहा है तो आप उसको करिए, वो ज़रूरी है। और सबसे बड़ी बात है कि अगर आप उसको किसी चीज़ को 5 बार 10 बार कर रहे हैं, 5 बार 6 बार 7 बार 8 बार, तो मुझे नहीं लगता कि हर बार जब आप रिवीजन करेंगे तब आपको उस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। नहीं, हमको एक एक चीज़ को करनी है, क्योंकि देखिए आप अगर एक एक चीज़ लिखेंगे ना तो आप कर ही नहीं पाएंगे। तो उसका सबसे अच्छा सल्यूशन ये है कि आप जितने लास्ट ईयर के पेपर हैं आप उनको एज इट इज, जैसे एग्जामिनेशन हॉल में 3 घंटे बैठ के करते हैं, आप उनको उसी तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करिए। उसमें तो आपकी सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी एक साथ, तो आपको पता चल जाएगा आप कहाँ पे लैग कर रहे हैं। आप जहाँ पे लैग कर रहे हैं आप उस चीज़ को फिर से अच्छे से पढ़िए, तो उससे ये कि आपको पूरा सिलेबस समझ में आएगा। क्योंकि पेपर थर्ड में आप एक साथ करेंगे तो ये होता है कि बहुत हेट्रोजेनिटी होती है आपकी, क्योंकि आपके पास सैम्पलिंग टेक्निक्स भी मिलेगा, इकोनोमेट्रिक्स भी मिलेगा, आपको डिमांड भी मिलेगा, टाइम सीरीज भी मिलेगा। तो उसमें क्या है कि जब आप एक चीज़ एक साथ करेंगे तो आपको ऑब्वियसली पता चल जाएगा कि हम कहाँ लैग कर रहे हैं, तो आप उस चीज़ को जाके अच्छे से फिर कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। इंटरव्यू पर आते हैं। मोस्ट सबसे तो इंटरव्यू तो सबसे अच्छी चीज़ है। इंटरव्यू का नाम सुनते ही अलग चमक आ गई चेहरे पे। उसकी भी कहानी वो भी बताएंगे। अच्छा, आप शुरुआत करिए। इंटरव्यू का ये था कि मेरे साथ तो एक प्रॉब्लम हमेशा रही, नर्वसनेस की। अच्छा, ये खत्म नहीं हुई। एक प्रॉब्लम ये थी कि मैं थोड़ा जल्दी स्पीड में बोलता था। तो जैसे नीरज सर मॉक इंटरव्यू कराते हैं। तो हाँ कराते हैं। कितने कराते हैं? हर बार 2। अच्छा, सबको प्रोवाइड कराते हैं? सबको नहीं, जो कोचिंग के बच्चे हैं उनके, उन्हीं को प्रोवाइड कराते हैं। और वो मतलब इनफैक्ट मेरे लिए काफ़ी हेल्पफुल रहे। अच्छा। इसलिए हेल्पफुल रहे क्योंकि पहली बार इस बार जो पहला इंटरव्यू था उसमें अब मुझे तो नहीं पता चलता था कि मैं थोड़ा तेज़ बोल रहा हूँ या कैसे बोल रहा हूँ। तो उन्होंने मतलब सर ने ये बोला कि बेटा आप थोड़ा स्पीड कम करिए अपनी। आपका बोलने का तरीका ठीक है लेकिन आप थोड़ा स्पीड कम करिए। तो फिर वही सेकंड इंटरव्यू हुआ। दूसरे गियर में थे कि तीसरे गियर में थे? किस गियर में चल रही थी गाड़ी? हम मुझे लगता है तीसरे चौथे में चल रहे होंगे। अच्छा, काफी तेज बोल रहे थे। स्पीड ये बनावटी अभी मतलब चीजें रिकवर की हुई हैं या पहले वाली चल रही है? ये अभी इस समय जो चल रही है ये थोड़ा रिकवर हुआ है। अच्छा। इंटरव्यू तो इससे ज्यादा मतलब तेज था। तो सर ने ये बोला कि बेटा आप कोशिश करिए, थोड़ा ठहर के रुक के आराम से अच्छे से सुनिए जो सर बोल रहे हैं, उसके बाद आप रिप्लाई करिए। मैं क्या करता था कि उन्होंने बोला अच्छा बेटा चलिए गिनी कोफिशिएंट बताइए। अब मैं तुरंत बताना शुरू कर दिया चालू। तो उससे ये एक आपकी निगेटिव इफेक्ट ये पड़ता है कि एग्जामिनर को लगता है, इंटरव्यू मेंबर को लगता है कि आप जो रट के आए हुए हैं, जो आपने रटा वो आप मतलब यहाँ पे उड़ेल दे रहे हैं। तो वो चीज़ काफ़ी निगेटिव थी। तो फिर धीरे धीरे मैंने खुद से काफ़ी मतलब प्रैक्टिस की है मैंने बैठ के, और कि नहीं मुझे धीरे बोलना है हमेशा। ये साहब एक बार ये बता दीजिए कैसे धीमे बोलने की प्रैक्टिस कैसे? धीमे बोलने की प्रैक्टिस तो ये थी कि एक मिरर लिया सबसे पहले। हाँ, तो मिरर को उसको दीवार में एक फिक्स किया भाई अपने हाइट के हिसाब से। अच्छा। और कोशिश करता था कि डेली कुछ मतलब थोड़ा टाइम 25 मिनट 30 मिनट 1 घंटा, कभी कभी 1 घंटा भी, कि मतलब बोलने की कि मतलब इस स्पीड में बोलना है। अच्छा। हाँ, तो इससे ये होता था कि हाँ मुझे खुद पता चलता कि मैं थोड़ा तेज बोल रहा हूँ कि धीमे बोल रहा हूँ। कभी कभी ये करता था कि कैमरे से रिकॉर्डिंग करके बोलते थे कि उसमें तो आपको पता चल जाता था कि आप कितना स्पीड है आपकी। तो फिर इससे धीरे धीरे इम्प्रूव हुआ। और जब मैंने जो दूसरा इंटरव्यू दिया सर के यहाँ, मॉक इंटरव्यू नीरज सर के यहाँ, तो उसमें मुझे ये मतलब फीडबैक भी उन्होंने दिया कि आपका देखिए पहली बार से काफ़ी इम्प्रूवमेंट है, लेकिन अभी भी आप थोड़ा तेज बोल रहे हैं। अभी भी आप थोड़ा, आपकी स्पीड थोड़ी तेज है, अभी दूसरे में चल रहा है। तो फिर मैंने कहा भाई अभी और करना पड़ेगा। तो फिर और उस पर फिर और काम किया। और जो एक्चुअल इंटरव्यू था
मेरा था 3 दिसंबर, जो फर्स्ट पहले दिन था। पहले दिन पहले शिफ्ट। हाँ, और मुलाकात हुई थी हमारी हाँ, आपकी। अच्छा अच्छा। तो पहले दिन पहले शिफ्ट में ही था। मेरे पैनल में 5 एस्पिरेंट्स थे, कैंडिडेट्स थे। अच्छा। तो 5 में मेरा लास्ट था। तो इंटरव्यू का सबसे मुझे लगता है चैलेंजिंग जो टाइम रहता है, वो फेज रहता होगा, जब आप वेटिंग हॉल में वेट करते हैं, वहाँ से जब आपको रूम तक ले जाया था जहाँ आपका इंटरव्यू एक्चुअल इंटरव्यू होना है, तो वो तो रास्ता थोड़ा काफ़ी लंबा होता है। अच्छा। तो वहाँ से आपको एक मेंबर वहाँ का यूपीएससी का आएगा, वो आपको लेके जाएगा, और ले जाने के बाद क्या करता है, आपका जो रूम है जहाँ इंटरव्यू चल रहा हो, क्योंकि ऑलरेडी एक कैंडिडेट वहाँ पे मतलब इंटरव्यू दे रहा है, आपको बाहर बैठा देंगे। और उससे मतलब उसमें क्या आता है कि आप तो पहले से नर्वस हैं, और जब आप रूम के बाहर बैठते हैं तो आपका नर्वसनेस 2x 3x 4x मतलब जितनी भी हो जाती, बहुत ज़्यादा। तो उसका रीज़न ये रहता है कि आप मतलब आप स्टेबल नहीं रह पाते। तो मेरे साथ लास्ट टाइम यही हुआ। उसका ये रीज़न था कि भाई लास्ट ईयर 2023 was my first interview, and I didn't have any prior experience regarding the interview. But जैसे मैं वहाँ पे गया, वहाँ पे बैठा, तो मैं काफ़ी प्रेशराइज हो गया। तो जैसे मैं ये 2023 की इंटरव्यू की बात बता रहा हूँ मैं आपको। हाँ, तो फिर मैं अंदर गया, तो उन्होंने पहले मुझको पकड़ लिया, लड़का नर्वस है, क्योंकि जैसे मैंने बोलना शुरू किया, मैंने फंबल करना शुरू किया। तो उन्होंने बोला कि शिवम थोड़ा आप आराम से टाइम लीजिए, आराम से बोलिए। तो फिर थोड़ा उन्होंने रिलैक्स कराया। देखिए, इंटरव्यू पैनल बहुत रिलैक्स, वो आपको बहुत कंफर्ट कराते हैं। आप अगर आप थोड़ा भी परेशान हैं, तो पहले वो एक तरीके से ऐसा नहीं कि मतलब कोई, हम लोग इतना डरते हैं कि नहीं इंटरव्यू पैनल ऐसा है, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो वो ऐसा नहीं, तो बहुत रिलैक्स होते हैं, वो बहुत इतने चिल मेंबर्स होते हैं, आपको अच्छे से। मैं 2023 की बता रहा हूँ, अभी 2024 की बताऊँगा। तो मेरा इंटरव्यू पैनल था मेजर राज शुक्ला, वो आर्मी से रिटायर्ड हैं। तो लास्ट ईयर भी मेरा पैनल में लास्ट ईयर मतलब इंटरव्यू था, लास्ट कैंडिडेट थे हम। तो वो उन्होंने इंटरव्यू, जो चेयरमैन होता है वो 4-5 मिनट या 7 मिनट क्वेश्चन पूछता है आपसे, फिर हैंड ओवर एक्सपर्ट्स को कर देता है। तो उसमें उन्होंने जब मुझसे पूछा, उसके बाद हैंड ओवर जब किया, तो मैं बीच में देख रहा था कि वो अपना फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, कभी फ्लिप कवर वाला उनका फ़ोन था, तो फ़ोन यूज़ कर रहे हैं या घूम रहे हैं इधर उधर। तो मतलब बहुत चिल रहते हैं ड्यूरिंग ये इंटरव्यू चल रहा है, ये तब की बात बता रहा हूँ मैं। अब जो उनकी चेयर है, वो चेयर पे इस तरीके से बैठे जैसे घर में बैठे हों, तो मतलब वो काफ़ी मतलब ऐसा नहीं रहता कि मतलब बहुत कैजुअली आपसे बात करते हैं। तो ये था, फिर मतलब नर्वसनेस तो था ही, उस वजह से कम मार्क्स मिले पिछली बार। लेकिन इस बार मैं जब बैठा था इंटरव्यू के जस्ट रूम के बाहर, तो मैंने सोचा था कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा खराब से खराब क्या होगा यार, पिछली बार ज़्यादा खराब हो जाएगा, फिर क्यों टेंशन लेना फालतू का। तो फिर वहाँ पे ये चीज़ थोड़ा काम की, थोड़ा रिलैक्स हुए। और जब अंदर गए, तो अंदर जो इस बार जो हमारे चेयरपर्सन थे शीलवर्धन सिंह, वो मुझे लगता है जो पहले वाले चेयरपर्सन थे उनसे भी कूल थे। तो उन्होंने तो मतलब जैसे जाते हुए तो मतलब काफ़ी अच्छे से मैंने ग्रीट किया पहले उनको। उसके बाद फिर उन्होंने बैठने के लिए बोला, तो बैठा। उसके बाद उन्होंने बोला, शिवम बेटा कैन बी स्टार्ट कन्वर्सेशन। तो हमने कहा यस सर। तो जैसे शुरू किया, तो बहुत सबसे पहले क्वेश्चन उनका यही था कि जो एक्चुअली मैंने जो पोस्ट ग्रेजुएशन बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से किया, तो उन्होंने कहा कि बेटा कुछ स्टोरी पता है आपको, जो बनारस की लैंड है वो कैसे पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने ली थी। तो मुझे खैर वो पता था कि वो राजा बोलते हैं कि आप एक रात में जितना चल लेंगे वो सब आपकी लैंड, वो सब मैंने उनको डिस्क्राइब किया, बताया। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो ऐसे ही मतलब काफ़ी, और वो बीच में कुछ ऐसी बातें कर रहे थे जो जिससे मतलब पूरा बोर्ड मेंबर पैनल हंस रहा था, तो मैं भी हंस रहा था। तो उससे वहाँ पे रिलैक्सेशन, मतलब इतना रिलैक्स हम हो गए, तो काफ़ी मतलब जो हम बोलना चाह रहे थे अच्छे से डिलीवर कर पा रहे थे। तो इसकी वजह से इंटरव्यू काफ़ी अच्छा, इसमें मार्क्स भी अच्छे मिले। तो यही चीज़ होती है कि क्योंकि जब तक आपको एक्सपीरियंस नहीं होता तब तक थोड़ा सा दिक्कत करता है। कोचिंग का जिक्र किया बीच में आपने जी, उन साहब की भी बहुत तारीफ कर दी जिन्होंने आपको पढ़ाया है। देखिए, उनका कंट्रीब्यूशन मेरे सिलेक्शन में बहुत रहा है,
इसलिए तारीफ नहीं, जो मैंने सच है वही बोला है। तो हर तरीके से देखिए, कुछ लोग इंटरेक्ट होते हैं ज़्यादा सर से, कुछ लोग नहीं। उन्होंने तो बहुत लोगों को पढ़ाया है, लेकिन सभी कांटेक्ट में नहीं है, लेकिन कुछ लोग कांटेक्ट में हैं। तो उनमें से मुझे लगता है कि मुझे तो हर तरीके से सपोर्ट किया, तो वही चीज़ मैंने बोली है। ये गुरु दक्षिणा के रूप में हमने शब्दों को थोड़ा न्यौछावर कर दिया। बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, जो उन्होंने दिया। मिठाई खिलाई कि नहीं खिलाई? हाँ हाँ, मिल के आए सर से। अच्छा। इस रिस्पेक्ट में हम जानना चाहते हैं कि जैसे आपने कोचिंग का जिक्र किया या कोचिंग किया आपने, तो आजकल जो चीज़ें पूछी जाती है ना कि लोगों के पास फाइनेंशियली इतना मजबूत नहीं होते हैं या कि इतना सफिशिएंट कर पाएँ या दे पाएँ चीज़ें, तो कोचिंग कितनी ज़रूरी होती है या किस स्तर पर आके कोचिंग को करना चाहिए, या उसको थोड़ा सा बताइए। देखिए, एक चीज़ है कि नो डाउट मैंने कोचिंग की है, लेकिन मैं ये नहीं बोलूँगा बिल्कुल आप कोचिंग करेंगे तभी कर सकते हैं। लेकिन देखिए, ऐसा है, कोचिंग आपको एक गाइडेंस प्रोवाइड करा देता है, लेकिन मेहनत तो बच्चे को ही करनी है ना। तो आप ये कोशिश करिए कि देखिए, आज के समय में हर चीज़ बहुत अवेलेबल है, टॉपर्स के इंटरव्यूज़ हैं, हर चीज़ हैं, आप उनसे हर तरीके से एक्सप्लोर कर सकते हैं, आप देख सकते हैं, सब कुछ बताया आपके पास, हर चीज़ है। देखिए, जो आईएएस में आएगा नो डाउट वो स्टैटिस्टिक बैकग्राउंड का होगा। आपने मोस्टली लोगों ने एमएससी कर रखी होती है, अगर आपने एमएससी तक कर रखा है, इसका मतलब है आपको बहुत एक्स्ट्रा नहीं ज़रूरत है। लेकिन अगर आप कोचिंग की फैसिलिटीज़ आप अवेल कर पा रहे हैं या आप अफोर्ड कर पा रहे हैं, तो आप नो डाउट आप कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं कि अगर कोई नहीं कर पाए इसका मतलब वो आईएएस नहीं कर सकता, ऐसा नहीं है। देखिए, बहुत सारे लोग हैं जो जिन्होंने क्लियर किया है, कोचिंग नहीं की है लेकिन तब भी किया है। तो ये बिल्कुल पैरामीटर नहीं है कि जो कोचिंग करेगा वही कर सकता है, ये आप पे डिपेंड करता है। अगर आप कर पा रहे हैं तो अफोर्ड कर पाएँ तो आप करिए, नहीं तो कोई बात नहीं है। आप बहुत सारी चीज़ें हैं, आप खुद से कर सकते हैं, आपके पास स्टडी मटेरियल सब कुछ है। और स्टैटिस्टिक्स में एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, आप ये मानिए जितना आपके पास है उतना ही दूसरे के पास है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं किसी के पास है। इसलिए एक्स्ट्रा इसलिए नहीं है क्योंकि उसका रीज़न है। जैसे हम सीएससी की थोड़ी बात करते हैं, उसमें आपके पास डिफरेंट कोचिंग्स हैं, वो स्टडी मॉक इंटरव्यू कराते हैं, मॉक पेपर्स कराते हैं। यहाँ पे आईएएस में इतना नहीं है कुछ, वो आपके पास प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं, आप वही एक्सप्लोर करिए, आप वही पढ़िए, वहाँ से इंसाइट निकालिए, आप वहीं से करिए अच्छे से, बस वो सबके लिए। अब देखिए डिफरेंस कहाँ पे क्रिएट होता है, वही बच्चा एक बच्चा वही कर रहा है कि प्रीवियस ईयर पेपर एनालाइज कर रहा है, अच्छे से समझ रहा है क्या नया आ रहा है क्या नहीं नया आ रहा है, और वही एक बच्चा ये कर रहा है कि सिर्फ मतलब अपने मतलब प्रिपरेशन कर रहा है, लेकिन बहुत बिना उसके कि मतलब देख के कि क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, बिना एक्सप्लोरिंग किए हुए अपने को चेंज नहीं कर रहा, मॉडिफाई नहीं कर रहा, तो वो चीज़ वही डिफरेंस थोड़ा कर देती है। आपको करेंगे तो नो डाउट आप डेफिनेटली क्रैक कर सकते हैं, और करते तो वही बच्चे हैं जो लास्ट ईयर, बहुत बच्चे हैं ऐसे, जैसे शायद जो रैंक 2 है इस बार, तो काफ़ी दिनों से प्रिपेयर कर रहे हैं। वो जानते पर्सनली नहीं जानते, लेकिन जैसे मतलब लास्ट ईयर 1-2 बार मैंने मतलब देखा इंटरव्यू में उनका नाम वगैरह, तो इस बार उन्होंने अच्छा किया, तो इस बार देखिए रैंक 2 है। पिछली बार, अब देखिए पिछली बार मेरा नाम ही नहीं था, इस बार नाम है। तो ऐसा नहीं है कि पिछली बार हम पढ़ने में बिल्कुल मतलब पढ़ नहीं कर रहे थे, हमारी प्रिपरेशन नहीं थी, बस ये था कि कहीं पे जो एग्जीक्यूट हम चीज़ें कर रहे थे वो अच्छे से नहीं बैठ पा रहे थे, इस बार अच्छे से बैठ गई हैं। तो और एक चीज़ ये भी है, आपको बहुत ज़्यादा सोचना भी नहीं है। हाँ, कुछ लोग होते हैं कि मतलब हर चीज़ पे इतना दिमाग लगाते हैं, वो भी नहीं लगाना, क्योंकि आप ज़्यादा दिमाग लगाएंगे तब भी फंस जाएंगे वहाँ पर। पिताजी से बात हुई जब लिस्ट में नाम आया? हाँ, पिताजी से बात हुई, तो पिताजी को बताया, पिताजी तो बहुत इमोशनल हो गए, आंसू भी आ गए, मम्मी के भी आंसू आ गए। और जब रिजल्ट आया तो मैं अपने मतलब ताई जी के घर पे था, बड़े पापा के घर पे, तो वहाँ भी ऐसे बात चल रही थी, चाय पी जा रही थी। तो जैसे ही चाय ख़त्म होती है तो फ़ोन मेरा छोटा भाई उठाता है और देखता है रिजल्ट आ गया है, तो वो उसको कुछ समझ नहीं आता, वो मुझको फ़ोन दे देता है। तो फिर मैं फ़ोन में देखता हूँ, उसको ऊपर से शुरू करते हैं, एक देखता हूँ शिवम सिंह नाम मिल गया। अब मैंने ये भी नहीं देखा मेरी रैंक कितनी है क्या नहीं है, सीधे भाई हो गया। जैसे फिर ताई जी वहाँ पे थी, उनके पैर वैर छूते हैं, भगवान को थोड़ा धन्यवाद बोलते हैं, प्रणाम करते हैं, उसके बाद वहाँ से घर भाग लेते हैं तुरंत, मतलब इतनी स्पीड में घर भागते हैं। तब फिर दोस्तों के फ़ोन आने लगते हैं, निखिल का फ़ोन आता है और अंकित का फ़ोन आता है, तो फिर
मतलब तो फिर उनसे बोल के भाई थोड़ी देर में बात करते हैं। अच्छा। फिर जाके सीधे पापा से बात करते हैं, पापा से भाई पैर वैर छूते हैं पापा के, तो पापा सीधे काफी- गले लगाया या ऐसे हाँ, दिल के गले- काम चला दिया कि नहीं हाँ, नहीं खुश गले रहो? नहीं, हाँ। पापा ने गले नहीं लगाया, हाँ। हमने पापा को गले लगाया। अच्छा। क्योंकि वो तो एक तरीके से बस ऐसे बैठे हुए थे, हाँ। मतलब बस थोड़े से उनके आंखों में आंसू थे, वो अंदर से वो पिघल गया एकदम, जो हाँ, है अंदर से वो आंसू थे, तो फिर भावुक हो गए। हाँ, बहुत भावुक थे। हाँ। तो फिर हमने कहा पापा हो गया। तो फिर थोड़ी देर बाद उनका react गजब की करते हैं। फीलिंग होंगी उस समय बहुत बहुत कि बढ़िया। जब आप लेके गए वो सामने पिताजी निशब्द हो गए होंगे उस समय। बहुत बहुत क्या मतलब कहा वो नहीं, जाए? थोड़ी देर बोल ही नहीं पा रहे थे, कुछ बोले नहीं। उसके बाद फिर थोड़ा बोला कि चलो बढ़िया है, चलो हो गया भाई। बहुत बढ़िया। फिलहाल यहीं पे समाप्त किया जाए इस संवाद को। हाँ बिल्कुल। चलिए, ये शिवम साहब हैं, रैंक इनकी 16 है, यूपीएससी आईएएस 2024 के लिस्ट में इनका नाम है। पिताजी की कुछ खट्टी मीठी यादों के साथ जो झप्पियाँ पड़ी, घर में बातचीत हुई, बहुत जर्नी रही इनकी, पिछले साल की चीज़ों पर हमने बात कर ली है। इन खट्टी मीठी यादों से आपको कुछ अगर बढ़िया लगता है तो आप हमें कमेंट कर हमारा शुक्रिया भी कह सकते हैं। बाकी अगर आपके पास कोई जानने की इच्छा हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप बढ़िया से कमेंट कर सकते हैं। जैसे भी समय मिलेगा हम आपको उस पर जवाब देने का त्वरित प्रयास किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे चैनल पर आए और ये काफ़ी खुलकर चीज़ें बात करी कि नर्वसनेस या टाइम मैनेजमेंट नहीं हो रहा था, प्रेशर के बारे में, यही चीज़ें नाजुक होती हैं हर एक स्टूडेंट। बाकी अगली बार फिर किसी नए कैंडिडेट से मुलाकात होगी, तब तक आप हमारे चैनल को ही देखते रहिए, ऐसा कहेंगे। बाकी अगर चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। नमस्ते।